वालेकुम सलाम। यस सर। यस सर, वालेकुम सलाम। सर थोड़ी सी आवाज़ कम है आपकी। क्लियर है सर। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। यस सर। ये भी पढ़ लिया था। पढ़ लिया था सर। सर ये लग तो नहीं रहा। सही है, नहीं पढ़ा था।
सर छुट्टी कर लें बेशक। नहीं नहीं, इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह मतलब बेहतर ही करेगा। अच्छा, और दूसरा जो ये है कि जो प्रीवियस क्लास है उसका लेक्चर ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, वो मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, वीडियोस की अपलोड हो रही, वो मैं आप लोगों के साथ फिर उसका लिंक शेयर कर लूँगा। जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, जो मौजूद नहीं, वो फिर इसको बाद में देख सकते हैं, जिनका इंटरनेट का इशू है तो वो फिर बाद में देख सकते हैं। वो वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अभी अपलोड हो रही है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो है वो लैंग्वेजेस DDL और DML, इन इसको हमने डिस्कस किया था, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल इनको भी हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास बात आती है डेटाबेस मैनेजमेंट इंटरफेसेस की, कि डेटाबेस मैनेजमेंट इंटरफेसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। पहला जो है हमारे पास है स्टैंड अलोन क्यूरी लैंग्वेज इंटरफेस। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो स्टैंड अलोन क्यूरी लैंग्वेज इंटरफेस है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अपना एक इंटरफेस होता है, जहाँ पे हम डायरेक्टली क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए हमें कोई कोड नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप क्यूरी लिखें, आपकी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो इसकी मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स जो है वो देना चाहूँगा कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं ना। ये मेरे पास, आप लोगों ने अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को देखा होगा, तो मैं फिलहाल एक क्विक गो थ्रू करता हूँ। मैं फिलहाल इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंटरफेस है वो कैसे काम करते हैं। मैं फिलहाल डायरेक्टली उसकी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप चेक करें, यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ। क्यूरी में क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्यूरी लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली सिलेक्ट की क्यूरी लिखता हूँ। अब ये जो मैंने क्यूरी लिखी है, ये क्यूरी जो है ये डायरेक्टली रन होती है, और ये DBMS पे डायरेक्टली इसका ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है, ठीक है। ये हमारे पास, अब यहाँ पे जो मैं क्यूरी लिख रहा हूँ, ये मेरे पास है स्टैंड अलोन इंटरफेस है इसका, कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास जो इसका सेकंड एक ऑप्शन है, प्रोग्रामर इंटरफेसेस फॉर एम्बेडिंग DML इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो दूसरा हमारे पास है वो ये है कि हम इस क्यूरी को किसी लैंग्वेज में जो है वो एम्बेड करते हैं। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल इसकी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये मेरे पास एक फाइल है, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ओके, ये फाइल मेरे पास जो है, आप यहाँ पे चेक करें, ये मेरे पास PHP की फाइल है। ये PHP का कोड है, मैं कोई एक सिंपल वेबसाइट बनाई हुई है, उसमें यहाँ पे आप चेक करें, ये सिलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है। ये जो सिलेक्ट की क्यूरी है, इसको मैंने एम्बेड किया हुआ है, इस PHP की कोड में मैंने इस क्यूरी को एम्बेड किया हुआ है। तो एक तो ये कि आप क्यूरी डायरेक्टली रन कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप क्यूरी जो है वो किसी लैंग्वेज में एम्बेड करके आप इस क्यूरी को चला सकते हैं। अभी देखिए, वही क्यूरी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर अकाउंट्स, या जो भी ये मेरे पास टेबल का नेम है, जो भी आपके पास डेटाबेस होगा, जो टेबल का नेम होगा, ये चीजें तो हमने वही लगानी है। बाकी क्यूरी वही सिलेक्ट की ही है, और ये वेयर कंडीशन ये चला, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बट इस क्यूरी को हमने क्या किया, इसी सिलेक्ट की क्यूरी को हमने PHP की कोड में एम्बेड किया हुआ है। तो ये अब PHP की कोड के साथ ये वाली क्यूरी जो है कि एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरह हम इसको स्टैंड अलोन भी चला सकते हैं, या हम इसको किसी इंटरफेस के साथ भी इसमें चला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस भी हैं। लाइक आप एक वेब पेज क्रिएट करें, उसमें आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस हो, मेन्यूज हो, आपके पास फॉर्म्स हो, डिफरेंट चीजें आपके पास है, बटन्स है, आप उनके थ्रू भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। लाइक हम फेसबुक पे जब कम्युनिकेट करते हैं, तो वो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, वो जाके बैकएंड पे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर लेता है। इसी तरह प्रोग्रामर इंटरफेस फॉर एम्बेडिंग DML इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, जो DML आपके पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करने के लिए, हमारे पास एम्बेडेड अप्रोच भी है, जो कि C++ और SQL जावा के लिए होता है, या उसके अलावा प्रोसीजरल कॉल अप्रोच भी है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस हैं कि आप इसको किसी प्रोग्राम में आप इसको एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। मेन्यू बेस्ड पॉपुलर फॉर ब्राउजिंग ऑन दी वेब। आपके पास मेन्यूज है,
वेब ब्राउजर पे, आप उनको यूज करें, आप फॉर्म्स को यूज करें, आप ग्राफिकल बेस्ड को यूज करें, लाइक आप पॉइंटर को लेके जाएं, क्लिक करें, ड्रैग करें, ड्रॉप करें। ये सारे के सारे काम हम एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज, रिक्वेस्ट इन रिटन लैंग्वेज। अच्छा, इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ रिटन लैंग्वेज की, कि लाइक चैट जीपीटी कैसे काम करता है। हम उसको कीवर्ड्स, हम उसको वर्ड्स देते हैं, एक उसको सेंटेंस देते हैं, या कोई भी हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं, वो क्या करता है कि वो हमारे उन्हीं वर्ड्स को इंटरप्रेट करके उसके मुताबिक फिर हमें उसका आंसर देता है। तो हम रिटन इंग्लिश लैंग्वेज जो उसको देते हैं, उसके थ्रू भी ये हमें उसका रिजल्ट दे देता है। हमारी आसानी के लिए एक फ्रेंडली इंटरफेस है। आप इस वर्ड सेंटेंस लेके इंग्लिश में, वो इसको इंटरप्रेट करके फिर उसके मुताबिक आपको इसका आंसर जो है वो बता देता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको, फेसबुक पे अगर आप लिखेंगे, मैंने फॉर एग्जांपल किसी एबीसी को सर्च करना है, और मैं वहां पे लिखता हूँ उसकी सर्च में कि एबीसी फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी। अब ये जो एबीसी फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी है, ये उसको एग्जीक्यूट करता है, तो फास्ट में जो भी एबीसी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम जिनके एबीसी है, उनको वो वहां पे डिस्प्ले कर देते हैं। मैंने तो अब इंग्लिश की तरह वर्ड्स नहीं है, लेकिन वो उसको इंटरप्रेट करके, उसको प्रोसेस करके, उसके मुताबिक हम उसका रिजल्ट जो है वो जनरेट करके दे देते हैं। तो ये हमारे पास यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस है, या हम इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास मेन्यूज भी हो सकते हैं, फॉर्म्स भी, ग्राफिक्स, सारी चीजें ही हो सकती है। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ ले। ओके, आवाज तो मेरी सुनाई दे रही है ना सबको? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीच एज इनपुट एंड आउटपुट, स्पीच टू टेक्स्ट। लाइक मोबाइल फोन में हम बोलते हैं और वो ऑटोमेटिकली वहां पे टाइप करता है, या आपके पास जो ऑलरेडी टाइप्ड वर्ड्स हैं, आप उनको जो है वो सुन भी सकते हैं। तो ये भी आपको इंटरफेसेस इस तरह के प्रोवाइड करता है। वेब ब्राउजर इज एन इंटरफेस। अच्छा, पैरामेट्रिक इंटरफेसेस भी आपके पास होते हैं। लाइक आपके पास बैंक के जो एटीएम मशीन्स हैं, वो क्या करते हैं, उनकी अपनी कुछ कीज हैं, उन्हीं कीज को यूज करके आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आप प्रेस करें, ट्रांजैक्शन पे जाएं, मतलब आप वो बटन प्रेस करें, आप वहां पे चेक करें, चेक बैलेंस, तो वो आपको बैलेंस दिखा देगा। आप जाएंगे फॉर एग्जांपल विदड्रॉ मनी, तो वो आपको उसके जरिए, उस इंटरफेस के जरिए आप पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उन बटन्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरफेसेस फॉर द डीबीए। और एक हमारे पास इंटरफेस होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। उनका क्या काम है? उनका काम है यूजर के अकाउंट्स बनाना, और उन यूजर को, जो यूजर, जिन यूजर के उन्होंने अकाउंट्स बना लिए, उन यूजर को ऑथराइज करना कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ पैरामीटर्स सेट करना, कि उनके काम क्या होंगे, वो किस तरह काम करेंगे, किस बंदे का व्यू क्या होगा, ये सारे पैरामीटर्स डिफरेंट सेट करना। चेंजिंग स्कीमास एंड एक्सेस पाथ्स, और उनका काम जो है वो स्कीमा वगैरह में भी वो चेंज जो है वो लेके आ सकते हैं, या उसको एक्सेस कैसे करना है, जो पाथ वगैरह है उनको भी वो चेंज कर सकते हैं। डेटाबेस सिस्टम यूटिलिटीज। हमारे पास कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम डेटाबेस के साथ यूज करके हम अपने काम को फ्रूटफुल बना सकते हैं। और वो यूटिलिटीज जो है वो हमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, डेटाबेस से हमने जो डिफरेंट काम लेने हैं, उन यूटिलिटीज को यूज करके हम वो काम ले सकते हैं। लाइक हमारे पास पहला है लोडिंग डेटा स्टोर्ड इन फाइल्स इनटू अ डेटाबेस इंक्लूड्स डेटा कन्वर्जन टूल्स। डेटाबेस में जो भी आपके पास फाइल्स मौजूद हैं, या आपके पास आपके कंप्यूटर में कोई फाइल्स मौजूद हैं, तो आपके पास ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं कि आप उन फाइल्स से डेटा डायरेक्टली डेटाबेस में जो है वो स्टोर करा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल दूंगा आपको। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ठीक है। एक मैं टेबल पे जाता हूँ। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। यहाँ पे आप चेक करें एक्सटर्नल डेटा। अब एक्सटर्नल डेटा में हमारे पास है इंपोर्ट एंड लिंक। यहाँ पे आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई डेटा मौजूद है, उस डेटा को आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में।
या एक एक्सेस फाइल में डेटा आप उसी दूसरी एक्सेस या ODBC में आपके पास डेटा है, आप वहां से ये डेटा इंपोर्ट करा सकते, किसी टेक्स्ट फाइल में, मतलब आप डिफरेंट जो एक्सटर्नल सोर्सेज आपके पास है, अगर आपने वो डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कराना है, बजाय कि आप उसको पूरा की पूरा टाइप करें, आप जस्ट फाइल्स को सिलेक्ट करें और वहां से आप यहाँ पे वो डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं, लाइक आप एक्सेल में डेटा एक्सपोर्ट करें, टेक्स्ट फाइल में, एक्सएमएल में, PDF में वगैरह वगैरह। तो ये आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके पास है जो कि इसमें पहले से एम्बेडेड है, और इनको यूज करके आप ये वाला काम कर सकते हैं। बैकिंग अप द डेटाबेस पीरियडिकली ऑन टेप, और आप यहाँ से जो आपका जो डेटाबेस है उसका बैकअप जो है वो भी ले सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जरिए। बैकअप इसलिए लेते हैं कि अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है डेटाबेस में, तो हमारे पास उसको रिकवर करने का कोई मेथड हमारे पास होना चाहिए। रीऑर्गेनाइजिंग डेटाबेस फाइल स्ट्रक्चर, और हम डेटाबेस फाइल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के हवाले से मैंने आपको एक और भी एक एग्जांपल दी थी कि लाइक फॉर एग्जांपल मंथली सेल्स हमने चेक करने हैं, या हमने टोटल स्टूडेंट्स चेक करने हैं, या हमने ये चेक करने कि किन स्टूडेंट्स ने फी पे की है, किन्होंने पे नहीं की। हम ये चेक करना चाहते हैं कौन से स्टूडेंट जो है जिनका ग्रेड कम है, कौन से स्टूडेंट जो है वो टॉप पे है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स जो है हम जनरेट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स। आप परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं, और उसके अलावा अदर फंक्शन सच एज सॉर्टिंग आप कर सकते हैं, यूजर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन हमें पता है कि डेटा कंप्रेशन हम इसलिए करते हैं कि जब डेटा का साइज हमारे पास ज्यादा हो, उसके साइज को कम करने के लिए कि वो स्टोरेज स्पेस कम कंज्यूम करे, तो आप डेटा कंप्रेशन, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और आपके पास एक और चीज है जिसको कहते हैं डेटा डिक्शनरी या रिपोजिटरी। लास्ट टाइम हमने मेटा डेटा की बात की थी। व्हाट वाज मेटा डेटा? मेटा डेटा क्या था? एनीवन प्लीज? Information about the data. एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, हाँ, लेट्स से आपके आपके पास कितने रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस के अंदर कितने कॉलम्स हैं, रिकॉर्ड्स कितने हैं, बेसिकली दैट्स इट। ठीक है। ओके, इंफॉर्मेशन द डेटा मी इंफॉर्मेशन अबाउट या डेटा अबाउट डेटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, अब उस टेबल की इंफॉर्मेशन क्या है कि उस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी नेम्स क्या हैं, उनकी डेटा टाइप्स क्या है। तो ये मेरे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो ये मेरे पास मेटा डेटा में आता है। तो डेटा डिक्शनरी में हम एक्चुअली मेटा डेटा को ही स्टोर करते होते हैं। Used to store keyword descriptions and other information such as design decision, application program description, user information, usage standards वगैरह, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है एक्टिव डेटा डिक्शनरी और एक हमारे पास है पैसिव डेटा डिक्शनरी। मैं इसकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा सिर्फ बताना चाहूंगा कि एक्टिव डेटा डिक्शनरी में और पैसिव डेटा डिक्शनरी में क्या फर्क है। पहली बात तो ये सुनिए कि एक्टिव डेटा डिक्शनरी को यूज कहाँ पे किया जाता है और पैसिव को कहाँ पे यूज किया जाता है। एक्टिव डेटा डिक्शनरी को DBMS सॉफ्टवेयर भी यूज करता है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स और यूजर जो है वो भी यूज करते हैं। पैसिव डेटा डिक्शनरी को DBMS का सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता, सिर्फ यूजर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको यूज करते होते हैं। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या है, क्यों ऐसा होता है? अब अगर ये इस तरह है तो मतलब इससे फर्क क्या पड़ता है? पैसिव डेटा डिक्शनरी को जनरली यूज किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए या ट्रेनिंग पर्पस के लिए, कि फॉर एग्जांपल आपने एक डेटाबेस बनाया, आपने यूजर को उस पर ट्रेन कराना है, उनको समझाना है, डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, स्कीमा आपने डिफाइन करना है, तो ये सारे के सारे काम आपके पास पैसिव डेटा डिक्शनरी में होते हैं। इसको जो है वो DBMS यूज नहीं करता, ये सिर्फ यूजर्स के लिए होता है। और एक्टिव डेटा डिक्शनरी जो है ये आपकी वो डिक्शनरी है जो आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे चल रही होती है। इसको मैनेज करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है, जिसको यूजर भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो भी इसको यूज करता है। अब DBMS जो है इसको ऑटोमेटिकली ये इन चीजों को मैनेज करता है, लेकिन जो पैसिव डेटा डिक्शनरी है इसको हमने सिंक कराना होता है। लाइक अगर हम कोई भी काम करते हैं एक्टिव डेटा डिक्शनरी में, तो पैसिव डेटा डिक्शनरी में लाने के लिए हमने उसको सिंक कराना है ताकि उसके साथ हम इसको मैप करें। ठीक है,
तो एक्टिव डेटा डिक्शनरी को जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करता है, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली उसके साथ अपडेट होता है। लेकिन पैसिव डेटा डिक्शनरी को यूजर यूज करता है और डीबीएमएस इसको अपडेट नहीं करता, यूजर को इसको मैनुअली अपडेट कराना होता है, इसको सिंक कराना होता है। उम्मीद है बात समझ आई होगी। तो डेटा डिक्शनरी जो है जस्ट एक रिपोजिटरी है जहाँ पे मेटा डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। कोई क्वेश्चन? ओके। हमारे पास कुछ और भी टूल्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स एंड कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स हमारे पास है। आपके पास पावर बिल्डर है, जे बिल्डर है, जे डेवलपर वगैरह, आप इनमें डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस जो है वो बना सकते हैं। ये आपके पास टिपिकल डीबीएमएस कंपोनेंट मॉड्यूल है। आपके पास ये जो नीचे बॉक्स आपको दिया गया है, ये आपके पास स्टोर्ड डेटाबेस है आपका, और ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास है, दिस इज डेटा डिक्शनरी। यहाँ पे आपका सारा के सारा मेटा डेटा जो है वो पड़ा हुआ है। ऊपर जो है आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर है, आपके पास जो है वो डेटाबेस स्टाफ है, आपके पास कैजुअल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, आपके पास पैरामेट्रिक यूजर। व्हाट वाज पैरामेट्रिक यूजर? पैरामेट्रिक यूजर कौन थे? हु वर पैरामेट्रिक यूजर्स? एनीवन? कैजुअल यूजर में और पैरामेट्रिक यूजर में क्या फर्क है? हम डिफरेंट रोल्स असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीट्रिक यूजर्स में एडमिन आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जिस तरह डिफरेंट रोल्स हम असाइन कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एनीवन एल्स? नहीं याद किसी को? ओके। एक हमारे पास है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनका काम तो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चीजें तो हमें पता है, ठीक है। एक हमारे पास है कैजुअल यूजर और एक हमारे पास है पैरामेट्रिक यूजर। कैजुअल यूजर और पैरामेट्रिक यूजर में हमने इसकी एग्जांपल ये ली थी कि कैजुअल यूजर जो है उनका रूटीन का काम होता है, उनकी जॉब होती है कि वो इस डेटाबेस को यूज करते हैं। लाइक बैंक में जो कैशियर्स हैं, उनका काम है कि वो, उनकी जॉब यही है, वो जब सुबह आते हैं, सुबह से शाम तक बैठ के वो डेटाबेस पे ही काम कर रहे होते हैं, किसी के अकाउंट में पैसे डालना, कहीं से ट्रांजैक्शन करना वगैरह वगैरह, वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन जो पैरामेट्रिक यूजर हैं, ये वो यूजर हैं जो हम लोग हैं। हम कभी कभार कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, हम हर टाइप के ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे होते। हमारे पास मोबाइल फोन में बैंक की एप्लीकेशन है, हम फॉर एग्जांपल दिन में कोई एक आध ट्रांजैक्शन कर ली, हफ्ते में ट्रांजैक्शन कर ली, महीने में ट्रांजैक्शन कर ली, कभी कभार ट्रांजैक्शन हम कभी कभार इस सिस्टम को यूज करते हैं, तो हम जो है वो पैरामेट्रिक यूजर हैं। लेकिन जो कैजुअल यूजर हैं वो लोग हैं जो कि रूटीन में डेटाबेस को यूज कर रहे होते हैं, डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स का ये काम है कि वो डीडीएल की स्टेटमेंट्स चलाते हैं, वो प्रिविलेज्ड कमांड्स वो यूजर को एक्सेस देते हैं और ये सारे काम वो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास यूजर है, यूजर की रिक्वेस्ट जो है वो एट दी एंड आपके पास डेटाबेस प्रोसेसर के पास आती है, और कंकरेंसी कंट्रोल वगैरह वगैरह, ये पूरा की पूरा जो है वो इसका सिनेरियो है। इसको देखने इसमें ऐसा कोई खास मुश्किल काम नहीं है कि जिसकी आपको समझ ना आए। आपके पास डीडीएल की स्टेटमेंट है, डीडीएल का कंपाइलर है और ये इसको अपडेट करता है यहाँ पे डेटा डिक्शनरी में। डेटा डिक्शनरी के जरिए ये रन टाइम डेटाबेस प्रोसेसर पे काम करके यहाँ पे ये सारी ऑपरेशंस इनको परफॉर्म कर लेता है। तो इसी तरह एट द एंड आपके पास पूरी की पूरी जितनी भी कम्युनिकेशन है, जो भी काम हो रहा है, वो यहाँ पे आपके पास डेटाबेस में ये सारा काम जो है वो स्टोर होता है, और यहीं से आपको डेटा जो है वो रिट्रीव करके भी दिखाया जाता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें है तो पूछ सकते हैं। उम्मीद है क्लियर है सबको। ये आपको जो है वो पूरा की पूरा फ्लो चार्ट आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ से डेटा आपका आएगा और कहाँ पे जाएगा, किस तरह ये डेटा आपके किस किस के पास, किस मॉड्यूल के पास आपका डेटा जाएगा। अब इंटरेक्टिव क्यूरीज हैं, क्यूरी कंपाइलर है, आप क्यूरी देते हैं तो क्यूरी कंपाइलर इसको क्यूरी को कंपाइल करता है, और क्यूरी ऑप्टिमाइजर जो है वो क्यूरी की ऑप्टिमाइजेशन होती है कि क्यूरी को सिंपल बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए क्यूरी ऑप्टिमाइजर आपके पास होता है। और उसी तरह आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्री कंपाइलर है, डीएमएल कंपाइलर है, होस्ट लैंग्वेज कंपाइलर वगैरह वगैरह। तो ये एट द एंड ये सारे के सारे जो आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं या जो कंपाइलर्स आपके पास हैं, जो क्यूरीज आपके पास आती हैं, वो रन टाइम डेटाबेस प्रोसेसर के पास आके यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है और डेटाबेस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेती है।
और यहीं पे हमारे पास कंकरेंसी कंट्रोल भी होता है, बैकअप भी है, रिकवरी भी है, और सब सिस्टम्स यहीं पे सारे वो ऑपरेशंस को यहीं पे मैनेज कर रहा होता है। ओके, सेंट्रलाइज्ड एंड क्लाइंट सर्वर DBMS आर्किटेक्चर। मैं क्लाइंट सर्वर से पहले थोड़ा सा सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करूंगा। व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर? डेटाबेस के हवाले से बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। सेंट्रलाइज में और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या फर्क है जी? एनीवन प्लीज। सर एक सर्टेन ज्योग्राफिकल लोकेशन के इर्द गिर्द आपने चीज़ों को प्लेस किया हुआ तो वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, और अगर आपने एक वाइड एक्सपेंस ऑफ लैंड के ऊपर चीज़ों को प्लेस किया हुआ तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है ठीक आर्किटेक्चर। ठीक हो गया। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड की कोई एग्जांपल दे सकें। सर आर्मी की बेस कैंप्स जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ज्योग्राफिकली वेरियस लोकेशंस पे। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड की कोई एग्जांपल? तो मेजर जो कंपनीज होती हैं उनकी सर्वर्स जो होते हैं वो ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वेरियस कंट्रीज में। सॉरी, दोबारा बताएं, समझ नहीं आई क्या? जो वेरियस कंपनीज होती हैं जो कि डाटा स्टोर करती हैं, जैसे फेसबुक होगी, उनके जो सर्वर्स होते हैं वो ज्योग्राफिकली इस जगहों पे प्लेस्ड होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में आ जाता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा, सेंट्रलाइज्ड में ये है कि आपका सारा के सारा डेटा जो है सब कुछ एक ही लोकेशन पे पड़ा है। जो यूजर्स हैं वो रिमोट लोकेशन से जो है वो उसी एक ही जगह को एक्सेस करके वो अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड जो है उसमें आपका डेटा एक लोकेशन पे नहीं पड़ा होता। लाइक अभी इन्होंने एग्जांपल दी है फेसबुक की या गूगल की एग्जांपल लें। हम जब गूगल को ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है google.pk। व्हाट इज google.pk मीन? सो क्या मतलब है google.pk का? पाकिस्तानी सर्वर। कि ये गूगल का सर्वर है, लेकिन वो सर्वर जो कि पाकिस्तान में है। .pk उसकी जो डोमेन है वो पाकिस्तान की है। अगर हम गूगल ऑस्ट्रेलिया से एक्सेस करेंगे तो वहां पे डोमेन फॉर एग्जांपल आएगी google.au मींस ऑस्ट्रेलिया। अगर हम कनाडा से एक्सेस करेंगे तो google.ca। अगर हम अमेरिका से एक्सेस करेंगे तो google. पता नहीं यूएस है या एएम है, मेरे ख्याल में यूएस है। तो ये गूगल के डिफरेंट सर्वर्स हैं, डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं जो कि ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है, डिफरेंट रीजन्स में है। अब हम जब पाकिस्तान से इसको एक्सेस करते हैं तो पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट डायरेक्टली पाकिस्तान के सर्वर के पास जाती है। उसका फायदा ये होता है कि हमारा जो एक्सेस टाइम है वो कम लगता है। ठीक है, हमारा हम जब यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही क्विक हमें वहां से रिस्पॉन्स आता है। अब बजाय ये कि अगर हमारी रिक्वेस्ट अमेरिका जाए, वहां से हमें रिस्पॉन्स आए, तो टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। लेकिन जब हम पाकिस्तान में कम्युनिकेट करें तो पाकिस्तानी सर्वर के पास हमारी रिक्वेस्ट जाती है तो उसका रिस्पॉन्स हमें जल्दी मिल जाता है। इसका एक दूसरा फायदा ये है डिस्ट्रीब्यूटेड का। पहला फायदा तो हो गया एक्सेस, क्विक एक्सेस हो गया। दूसरा एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का सर्वर जो है फॉर सम रीजन जो है वो डाउन हो जाता है, तो उस केस में चूंकि गूगल के बाकी सर्वर्स तो अभी भी चल रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो पाकिस्तान से बाहर जो नियर सर्वर होगा वहां पे हमारी रिक्वेस्ट जाएगी और वो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करके हमें उसका रिस्पॉन्स जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। तो उसका फायदा ये हो गया कि हमें हर टाइम पे डेटा जो है वो हमें मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे सेंट्रलाइज में और डिस्ट्रीब्यूटेड में फर्क ये है कि सेंट्रलाइज को मैनेज करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? इसलिए मुश्किल है कि डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास, जैसे अभी हम गूगल की बात कर रहे हैं, हमारे पास हर एक कंट्री में फॉर एग्जांपल या चलिए अगर दुनिया में कोई उनकी 40-50 उनकी डेटा सेंटर्स डिफरेंट रीजन्स में मौजूद हैं, तो हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारे लोग चाहिए। उसके लिए हमें कूलिंग सिस्टम चाहिए, वो मतलब कंप्लीट हमें ये सारा के सारा सेटअप चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए। और उसके अलावा इसमें एक और भी बात हमारे पास आती है कि हमारे पास कि पाकिस्तान का जो सर्वर है, पाकिस्तान के सर्वर पे जो डेटा पड़ा होता है, सेम डेटा अमेरिका के सर्वर पे भी पड़ा होगा। तो हमने क्या करना है,
ये जो डिफरेंट रीजन्स में हमारे सर्वर्स मौजूद हैं, इन सर्वर्स को हमने आपस में सिंक भी कराना होता है कि दोनों जगहों पे या मल्टीपल जगहों पे जहाँ जहाँ पे हमारे डेटा सेंटर्स मौजूद हैं, उन पे हमें सेम ही डेटा मिले। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि अवेलेबिलिटी का इशू कोई नहीं है और जो एक्सेस टाइम है वो कम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सिंकिंग का इशू है, उस पे टाइम ज़्यादा लगता है, हेक्टिक काम है, आपको जो है वो रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी तो आ गई है, लेकिन इस रिडंडेंसी को जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हैं वो खुद मैनेज करते हैं कि आपका डेटा आप एक जगह पे अपडेट करते हैं, वो चेंज जो है वो पूरी की पूरी जहाँ जहाँ पे इनके डेटा सेंटर्स मौजूद है वहाँ वहाँ पे ये चेंजेस ऑटोमेटिकली खुद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट रिडंडेंसी का इशू ये है कि आपका डेटा रिडंडेंट है, जिसकी वजह से स्टोरेज साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली ये चीजें, ये चेंजेस जो है वो सारी जगहों पे ये चेंजेस हो जाती है। उम्मीद है बात समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है पूछ ले। ओके, अब मैं आता हूँ सेंट्रलाइज्ड डीबीएमएस की तरफ। combines everything into single system including DBMS सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आपके पास, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपके और यूजर इंटरफेस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सेंट्रलाइज्ड डीबीएमएस में आपका सारा के सारा काम जो है वो एक ही सर्वर पे हो रहा होता है। इवन आपका जो यूजर इंटरफेस है उसकी प्रोसेसिंग भी वहीं पे होती है। यूजर कैन स्टिल कनेक्ट थ्रू अ रिमोट टर्मिनल, हायर ऑल प्रोसेसिंग इज डन एट द सेंट्रल साइट। ये इसका एक डायग्राम है। ये यूजर्स है, सॉरी, ये जो टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं डिस्प्ले मॉनिटर, ये आपके यूजर की टर्मिनल्स हैं। यूजर क्या करते हैं? यूजर यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, इनकी रिक्वेस्ट नेटवर्क के जरिए, नेटवर्क के थ्रू जाती है इस एक सेंट्रल सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। अब सेंट्रल सर्वर पे क्या होता है? सेंट्रल सर्वर पे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चल रहा होता है, सेंट्रल सर्वर पे टर्मिनल डिस्प्ले कंट्रोल भी यहीं पे होता है, टेक्स्ट एडिटर्स भी यहीं पे, कंपाइलर्स भी यहीं पे, डीबीएमएस भी यहीं पे चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहीं पे चलता है और सब कुछ, ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक ही सर्वर पे मैनेज हो रही है। जो टर्मिनल्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनका क्या काम है? इनका काम ये है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी रिसोर्सेज चाहिए, बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज, कि इसके जरिए आप जस्ट कोई क्यूरी आप फॉरवर्ड करते हैं, आपकी क्यूरी जाती है डेटाबेस सर्वर के पास, सेंट्रल सर्वर के पास आपकी क्यूरी जाती है, प्रोसेसिंग सब कुछ वहीं पे होता है, सिर्फ और सिर्फ फिर एट द एंड उसका जो रिजल्ट होता है आपको आपके सिस्टम पे उसका रिजल्ट डिस्प्ले करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रल आर्किटेक्चर में, सेंट्रल, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना सेंट्रल डीबीएमएस आर्किटेक्चर, इसमें सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो होती है सेंट्रल सर्वर पे होती है, सेंट्रलाइज्ड डीबीएमएस सर्वर पे होती है। क्लाइंट सर्वर पे, सॉरी, क्लाइंट साइड पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती, सारा के सारा काम जो है वो उस सर्वर पे उसको मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, इसमें हमारे पास 2 टियर आर्किटेक्चर भी है और इसमें हमारे पास 3 टियर आर्किटेक्चर भी हमारे पास मौजूद है। अब 2 टियर में और 3 टियर में क्या फर्क है उसकी तरफ थोड़ा सा आते हैं। पहले आते हैं बेसिक 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरफ। हमारे पास एक जगह पे है, एक साइड पे क्लाइंट है और एक हमारे पास है सर्वर। सर्वर क्या है? सर्वर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक हमारे पास होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल और एक हमारे पास होता है पीयर टू पीयर मॉडल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर मॉडल? एनीवन? जी, व्हाट इज द डिफरेंस? सर क्लाइंट सर्वर में एक सेंट्रल सर्वर जो होता है वो बाकी सारे क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक और मेरे है, ख्याल से पीयर टू पीयर में आपके पास डिफरेंट जो कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं सबके पास किसी ना किसी लेवल ऑफ एक्सेस होता है, वो आपस में अपनी सर्विसेज शेयर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, वेरी गुड। क्लाइंट सर्वर में, जहां तक क्लाइंट सर्वर की बात है, क्लाइंट और सर्वर में ये है कि आपके पास एक सर्वर होता है जो कि
क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब जो सर्वर जो सर्विसेज देगा क्लाइंट्स को, क्लाइंट सिर्फ उन्हीं सर्विसेज को यूज कर सकता है, उनके अलावा वो किसी और सर्विस को यूज नहीं कर सकता। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके जो राइट्स हैं, जो उनके पास प्रिविलेजेस हैं, वो सबके इक्वल हैं। सारे कंप्यूटर्स एक जैसे होते हैं, सारे कंप्यूटर्स बराबर हैं। उसमें ये नहीं कि ये इसके पास ज्यादा राइट्स है, इसके पास कम राइट्स है, नहीं, हर कंप्यूटर के पास अपने अपने राइट्स है। वो जो भी डेटा शेयर करना चाहे उसकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन क्लाइंट सर्वर में जो है वो सारे के सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं किस चीज पे, सर्वर पे डिपेंड करते हैं कि सर्वर उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्लाइंट सिर्फ उन्हीं सर्विसेज को यूज कर सकता है। ओके, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स है। आपके पास प्रिंट सर्वर है, आपके पास फाइल सर्वर है, आपके पास डीबीएमएस सर्वर है, आपके पास वेब सर्वर है, आपके पास ईमेल सर्वर है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स है। प्रिंट सर्वर में क्या है कि आपने नेटवर्क पे एक प्रिंटर लगाया और उस एक ही प्रिंटर को नेटवर्क पे जो मल्टीपल लोग उस नेटवर्क में काम कर रहे हैं वो एक ही प्रिंटर को यूज करके अपनी प्रिंटिंग वहां से जो है वो करा सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि आपका जो प्रिंटर है वो शेयर हो जाता है और एक प्रिंटर को मल्टीपल यूजर जो है वो यूज कर सकते हैं। फाइल सर्वर में आपकी फाइल्स एक ही जगह पे पड़ी है और सारे यूजर जो है उन फाइल्स को यूज कर सकते हैं। इसी तरह डीबीएमएस सर्वर आपके पास है, ये आपके डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, डेटाबेस को चला रहा होता है और ये फिर जो क्लाइंट्स है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह वेब सर्वर आपके पास है, आपकी कोई वेबसाइट किसी सर्वर पे चल रही है और उस वेबसाइट को मल्टीपल यूजर यूज करते हैं। सेम सिमिलरली ईमेल सर्वर, आपके पास ईमेल सर्वर है और क्लाइंट जो है वो अपनी अपनी ईमेल चेक कर सकते हैं, ईमेल किसी को भेज सकते हैं उसी एक ही ईमेल सर्वर को यूज करके। क्लाइंट्स कैन एक्सेस द स्पेशलाइज्ड सर्वर एज नीडेड। अच्छा, इसका आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह है? आपके पास नेटवर्क है, नेटवर्क में आपके पास क्लाइंट्स है और आपके पास सर्वर्स है। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को। अच्छा, अब सेंट्रलाइज में और क्लाइंट सर्वर में मेन डिफरेंस क्या है कि सेंट्रलाइज में प्रोसेसिंग जो यूजर इंटरफेस की प्रोसेसिंग थी वो भी सर्वर पे, सेंट्रलाइज सर्वर पे हो रही थी। लेकिन क्लाइंट सर्वर में ये है कि आपके पास जो यूजर इंटरफेस की प्रोसेसिंग है वो क्लाइंट पे होती है, वो सर्वर पे नहीं होती। सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर में ये था कि आपका सब कुछ जितनी भी प्रोसेसिंग थी सारी प्रोसेसिंग सर्वर पे हो रही थी। लेकिन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कुछ प्रोसेसिंग सर्वर पे होगी, कुछ प्रोसेसिंग क्लाइंट पे होगी। उसका फायदा ये होगा कि सर्वर जो है वो ओवरलोड नहीं होगा, सर्वर के पास जो उसकी रिसोर्सेज है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होंगे, वो उनको किसी और यूजर की रिक्वेस्ट पे उनको यूटिलाइज कर सकता है। तो क्लाइंट सर्वर में और सेंट्रलाइज में मेन डिफरेंस यही है। समझ आया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं पूछने दोबारा समझाता हूँ। ओके, इसका मतलब कि समझ आ गया है। एक दफा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात। सेंट्रलाइज्ड सर्वर में आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग है, चाहे वो क्लाइंट साइड की प्रोसेसिंग है, चाहे वो सर्वर साइड की प्रोसेसिंग है, सारी प्रोसेसिंग उसी एक सर्वर पे होती है। लेकिन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट पे भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है और सर्वर पे भी प्रोसेसिंग होती है। तो इसका फायदा ये हुआ कि जो क्लाइंट की प्रोसेसिंग है जब वो सर्वर पे नहीं होती तो सर्वर की जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज नहीं होते, वो उनको किसी और क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे उनको यूज कर सकता है। तो उसके पास जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल रहते हैं और वो यूजर्स को जब वो जल्दी, चूंकि अब उसका वो जो है बर्डन उस पर कम हो गया तो वो बाकी यूजर को जो है वो क्विकली उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इसका ये फायदा है। तो टू टीयर आर्किटेक्चर में आपके पास एक क्लाइंट है और एक आपके पास सर्वर है। इसमें टू टीयर में कोई कंफ्यूजन है, पूछ ले। ओके, क्लाइंट्स क्या करते हैं? प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इंटरफेस थ्रू अ क्लाइंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल टू एक्सेस एंड यूटिलाइज द वेरियस सर्वर रिसोर्सेज। क्लाइंट में भी क्लाइंट जो है वो डिस्कस करना, क्लाइंट हो सकते हैं पीसीज या वर्क स्टेशन वगैरह, कोई भी सिस्टम्स हो सकते हैं। आप इवन मोबाइल फोन से भी इनको यूज कर सकते हैं। आपका मोबाइल फोन जो है वो भी क्लाइंट हो सकता है। कनेक्टेड टू दी सर्वर्स विया सम फॉर्म ऑफ नेटवर्क, और ये सर्वर के साथ किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। DBMS server provide database query and transaction services to the client। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। what was transaction? हमने इस पे पहले बात की थी जी। एनिमल,
व्हाट वाज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन क्या था? क्या थी ट्रांजैक्शन? यार बताए ना कोई प्लीज, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? यस सर, आवाज तो आ रही है। तो बताएं ना क्या होती है। जी सर, आप ही बताएं, वो ट्रांजैक्शन क्या होती है? सर ट्रांजैक्शन तो यही होती है कि एक यूजर होता है, उसने किसी को पेमेंट करनी होती है और एक ने रिसीव करनी होती है, तो हम उसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में काम क्या क्या किस तरह हो गया, उसमें कितने प्रोसेसेस हैं? सर उसमें एक प्रोसेस ये होता है कि पहले जिसने सेंड करना है उसके अकाउंट से वो बैलेंस कटेगा, ठीक है, और फिर जिसके पास जाना है उसके अकाउंट में वो ऐड होगा यानी अपडेट होगा। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, हमने ट्रांजैक्शन के हवाले से बात की है कि ट्रांजैक्शन इज एटॉमिक। एटॉमिक मींस कि ट्रांजैक्शन एक सिंगल यूनिट है। मींस ट्रांजैक्शन या तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी या ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमने इस पे डिटेल में बात की थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने पैसे भेजने हैं, मेरे अकाउंट से कटिंग हो गई है, लेकिन जो जिसको भेजने हैं उसको पैसे नहीं मिले, तो वो ट्रांजैक्शन मेरी क्या हो जाएगी? रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बात की थी। अच्छा, ट्रांजैक्शन की टॉपिक में हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा ट्रांजैक्शन के हवाले से। मैं एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे चलाता हूँ सिर्फ आपके समझाने के लिए कि ट्रांजैक्शन में और क्यूरी में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये मेरे पास जो इंटरफेस है इसको फिलहाल आप शायद आप लोगों ने किसी ने यूज़ कर लिया, लेकिन अगर यूज़ नहीं किया तो ज़रूरत नहीं है, आप लोग माई सीक्वल सर्वर को यूज़ कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये फिलहाल मेरे पास ये मौजूद है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये जो डेटाबेस एक मौजूद है, टेस्ट डीबी के नाम से मेरे पास डेटाबेस है, और इसमें एक टेबल है, यूज़र अकाउंट्स का एक टेबल मौजूद है। इसमें मेरे पास कोई भी डेटा मौजूद है। अब मैं यहाँ पे स्टैंड अलोन इंटरफेस को यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र अकाउंट्स, इसको आप गो करें तो जो यूजर अकाउंट्स का टेबल है, इसने इसको जो है वो डिस्प्ले किया। क्योंकि मैंने क्यूरी चलाई है, सिलेक्ट की कि ये दिखा दो, ये जो इस टेबल में जो भी डेटा है वो डेटा दिखा दो। अच्छा, अब ये जो मेरे पास एक क्यूरी है, दिस इज अ सिंगल प्रोसेस, ये एक ही प्रोसेस है। मैंने एक प्रोसेस चलाया और उस एक प्रोसेस ने डेटाबेस में से जो भी डेटा था वो इसने डिस्प्ले करके मुझे दिखा दिया। अब मैं बात करता हूँ ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, इसका मतलब कि मल्टीपल क्यूरीज हमारे पास ट्रांजैक्शन में चलती हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन चलाता हूँ फिलहाल, अगर आप लोगों को तभी समझ नहीं आएगा इसको फिलहाल इग्नोर करें, लेकिन सिर्फ ये समझ लें कि ट्रांजैक्शन होती कैसे और ट्रांजैक्शन चलती कैसे है। मैं एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने एक ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी। अब ट्रांजैक्शन जब मैंने स्टार्ट कर दी, मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। अब मल्टीपल प्रोसेसेस क्या है? मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर अकाउंट्स। मेरे पास ये एक प्रोसेस हो गया। मैंने क्या सबसे पहले क्या किया? मैंने यूजर अकाउंट का टेबल देखा। अब लाजमी नहीं है कि आपके पास ट्रांजैक्शन सिर्फ बैंक की ट्रांजैक्शन हो, ये हम डेटाबेस की ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। मैंने एक अकाउंट को जो है वो डिस्प्ले किया। ये अकाउंट को जब डिस्प्ले करेगा तो उस अकाउंट में, यूजर अकाउंट में जो भी उस टेबल में जो भी डेटा होगा उस सारे के सारे डेटा को ये डिस्प्ले कर देगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई अपडेट की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई डिलीट की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन जो भी मैंने परफॉर्म करने वो परफॉर्म कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे इवन सिलेक्ट की एक दूसरी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कमिट करता हूँ। अच्छा, जब ये ट्रांजैक्शन मेरी चलेगी, ये ट्रांजैक्शन अगर मेरी सक्सेसफुल हो जाएगी, सक्सेसफुली चलेगी, तो उसके बाद ये ट्रांजैक्शन कमिट होगी। ट्रांजैक्शन या तो कमिट होगी ट्रांजैक्शन, या होगी रोल बैक। ये चला, हम ट्रांजैक्शन के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ फर्क बता रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन में और क्यूरी में क्या फर्क है। अब अगर ये सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है ये मेरी कंप्लीट हो जाती है, तो मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट हो जाएगी। और अगर मेरी
ट्रांजैक्शन में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रोल बैक हो जाती है। अब फिर मैं इसको रोल बैक नहीं करता, मेरी ट्रांजैक्शन ठीक है, मुझे पता है, तो मैं इसको डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने अपडेट और डिलीट या दरमियान में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने 2 प्रोसेसेस चलाई और वो जो दोनों प्रोसेसेस हैं वो डिस्प्ले के प्रोसेसेस हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, पहली क्यूरी चली है स्टार्ट ट्रांजैक्शन, क्यूरी बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये जो टिक मार्क है इसका मतलब कि क्यूरी आपकी जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। क्यूरी टुक 0.004 सेकंड, दूसरी क्यूरी ने इतना टाइम लिया, और उसके बाद मेरी ये वाली क्यूरी चली जिसने इतना टाइम लिया। पहली क्यूरी ने जो है वो देखें, ये जो टेबल था, इस टेबल में जो भी डेटा था उसको इसने डिस्प्ले कर दिया। अब जो दूसरा टेबल मेरे पास है, अब ये एक क्यूरी चली है सिलेक्ट की, और यहाँ पे दूसरी सिलेक्ट की क्यूरी जो मैंने चलाई थी वो चली है। अब देखिए दोबारा से इसने उसी डेटा को जो है वो डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पे आप मल्टीपल क्यूरीज जो है वो एक ट्रांजैक्शन में मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं, और एक प्रोसेस का मतलब है कि एक क्यूरी चलाना। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन में मल्टीपल क्यूरीज चला सकते हैं। तो बात हम कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की और क्यूरी की। प्रोवाइड डेटाबेस क्यूरी एंड ट्रांजैक्शन सर्विसेज टू द क्लाइंट। ये क्लाइंट को डेटाबेस क्यूरी की सर्विस भी देता है और साथ में ट्रांजैक्शन की सर्विसेज भी ये क्लाइंट को ये प्रोवाइड करता है। उसके अलावा रिलेशनल डीबीएमएस सर्वर्स आर ऑफन कॉल्ड सीक्वल सर्वर्स। जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर्स हैं, ये इनको हम सीक्वल सर्वर भी कहते हैं, क्यूरी सर्वर और ट्रांजैक्शन सर्वर ही हम इसको कह सकते हैं। उसके अलावा applications running on client utilize an API to access server databases via standard interface such as ODBC, JDBC. ODBC stands for Open Database Connectivity Standard, और JDBC stands for Java Programming Access के लिए हम JDBC को यूज करते हैं। Java Database Connectivity Standards, ठीक है। ओके, व्हाट इज एन एपीआई? आप लोगों को पता है क्या होती है एपीआई? हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। एनीवन, व्हाट इज एन एपीआई? सर ये कोई फंक्शन होता है, मतलब किसी बंदे ने पहले से इसको प्रोग्राम करके लिखा होता है। जैसे कि अगर मैं भी अपनी एक यूट्यूब बना रहा हूँ और उसके अंदर मुझे सजेस्टेड वीडियोस का ऑप्शन चाहिए, तो वो किसी और ने पहले से प्रोग्राम करके रखा हुआ है कि उसके पीछे ये कोडिंग है, तो मैं सिंपल उसकी एपीआई को कॉल करूंगा और उसका वो कोड री यूज कर लूंगा मैं। ठीक हो गया, वेरी गुड। इसी तरह अगर आपने डेटाबेस को एक्सेस करना है तो डेटाबेस को यूज करने के लिए आपको एपीआई चाहिए उस डेटाबेस से रिलेटेड, और उस एपीआई के जरिए आपकी रिक्वेस्ट उस डेटाबेस तक पहुंच जाएगी और डेटाबेस से फिर आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एपीआई जो है हमारे पास कुछ कोई कोड है, कोई प्रोग्राम है जो पहले ही से डेवलपर ने हमारे लिए रखा हुआ है। वो हमें पूरा की पूरा कोड नहीं देते, बल्कि उसका जस्ट हमें एपीआई दे देते हैं। हम क्या, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अपनी वेबसाइट में जो है वो गूगल मैप की जरूरत है, तो अब मैं पूरी दुनिया का मैप मेरे पास अपना मौजूद नहीं है। मेरे पास, मुझे वेबसाइट में मैप चाहिए, तो मेरे पास अपना मैप नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं गूगल मैप को यूज करूंगा। अब गूगल मैप को जब यूज करूंगा तो गूगल मैप का मुझे पूरा की पूरा कोड वहां पे नहीं लिखना। मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ गूगल मैप की एपीआई को यूज करके अपनी वेबसाइट में उस कोड को एम्बेड करूंगा। सिमिलरली अगर आपने डेटाबेस सर्वर पे काम करना है तो आप उसकी एपीआई को यूज करके आप डेटाबेस के जरिए आप वो जो भी काम आपने करना है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है client and server must install appropriate client module and server module software for ODBC और JDBC। आप लोग जब इंशाल्लाह यूज करेंगे ना सीक्वल सर्वर को, तो सीक्वल सर्वर में आपको 2 साइड्स मिलेंगे। एक आपको क्लाइंट का साइड मिलेगा और एक आपको मिलेगा सर्वर का साइड। सर्वर साइड पे आप लोगों ने सीक्वल सर्वर को यूज करना है, और क्लाइंट साइड पे आपने सीक्वल के क्लाइंट टर्मिनल को यूज करना है, ताकि क्लाइंट के जरिए सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो जितना भी काम होगा वो फिर क्लाइंट को उसी क्लाइंट टर्मिनल में ही वो जो भी रिजल्ट होगा वो वहीं पे डिस्प्ले होगा। तो अगर आपने क्लाइंट सर्वर पे काम करना है तो क्लाइंट के लिए आपने क्लाइंट को यूज करना है, क्लाइंट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और अगर आपने सर्वर पे काम करना है तो आपने सर्वर के लिए सर्वर का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आ रही है। कोई क्वेश्चन है पूछ ले। ओके,
टू टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट प्रोग्राम में कनेक्ट टू सर्वर लीगल समटाइम्स कॉल्ड डेटा सोर्स इन जनरल, ये यारी कहानी फिर आप लोग खुद पढ़ लें। बाकी मैंने आप लोगों को टू टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बता दिया कि आपके पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। आपकी जो है वो कुछ प्रोसेसिंग क्लाइंट पे होती है, कुछ प्रोसेसिंग आपकी सर्वर साइड पे होती है। तो इससे फायदा ये हुआ कि सर्वर पे बोझ नहीं होता, बर्डन नहीं होता उस पे। सर्वर जो है वो उसकी रिसोर्सेज सारे यूटिलाइज नहीं होते। तो उससे फायदा ये होता है कि अगर उसके पास रिक्वेस्ट ज्यादा भी आती है तो वो उनको इजीली जो है वो फुलफिल कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्री टियर आर्किटेक्चर। थ्री टियर आर्किटेक्चर में आपके पास एक क्लाइंट है, आपके पास एक सर्वर है, और उनके दरमियान में एक और लेयर हमारे पास होती है जिनको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। मैं यहाँ पे डायरेक्टली पहले एग्जांपल समझाऊंगा, फिर वो बाद में पढ़ लेता हूँ। ये आपके पास है क्लाइंट, मेरा कंप्यूटर है। मैं अपने कंप्यूटर से जब रिक्वेस्ट करता हूँ किसी डेटाबेस सर्वर के पास मेरी रिक्वेस्ट जाती है, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली नहीं जाती, बल्कि वो रिक्वेस्ट मेरी जाएगी किसी एप्लीकेशन सर्वर या किसी वेब सर्वर के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट जाएगी। मैं जब फेसबुक पे कम्युनिकेट करता हूँ तो उससे ये क्या होता है कि मेरी रिक्वेस्ट जाती है फेसबुक के सर्वर पे, डेटाबेस सर्वर पे नहीं जाती, फेसबुक के सर्वर पे जाती है, एप्लीकेशन सर्वर पे मेरी रिक्वेस्ट जाएगी। और फेसबुक का जो सर्वर है ये आगे इसके बैक पे डेटाबेस सर्वर जो है वो यूज होता है, और ये डेटाबेस सर्वर जो है ये कम्युनिकेट करता है इस एप्लीकेशन सर्वर के साथ। क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते। इससे दो तीन फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि सिक्योरिटी। कैसे सिक्योरिटी? क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो वो एप्लीकेशन के थ्रू इसको यूज करेंगे, तो सिक्योरिटी की एक लेयर यहाँ पे ऐड हो गई है। दूसरा फायदा ये है कि पहले हमें क्या करना पड़ता था कि जो डेटाबेस है और जो एप्लीकेशन सर्वर है वो दोनों एक ही कंप्यूटर पे होते थे, तो उन पे बर्डन ज्यादा था। अब उस बोझ को, उस बर्डन को कम करने के लिए हमने क्या किया, एप्लीकेशन सर्वर को अलग किया। अब एप्लीकेशन सर्वर का काम इस सर्वर पे होगा, और डेटाबेस सर्वर को अलग किया, और डेटाबेस सर्वर का काम अब यहाँ पे होगा। तो इस तरह जो डेटाबेस सर्वर है इस पे लोड कम पड़ गया। इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं लार्ज स्केल एंटरप्राइज नेटवर्क में, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज करते हैं। अगर छोटे लेवल पे आपने यूज करना हो तो आप टू टियर आर्किटेक्चर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रीड आउट करते हैं। थ्री टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है इसको कॉमनली यूज किया जाता है इन वेब एप्लीकेशंस। आपके पास एक इंटरमीडिएट लेयर होती है जिसको एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर कहा जाता है। स्टोर दी वेब कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस लॉजिक। एप्लीकेशन सर्वर में आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन चल रही होती है, जो आपकी एप्लीकेशन का कोड है वो सारा के सारा कोड आपकी एप्लीकेशन सर्वर पे आपका वो सारा के सारा कोड चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अब फेसबुक पे एक तो हमारे पास डेटाबेस है, बैकएंड पे सारा हमारा डेटा, सारे यूजर्स का डेटा पड़ा हुआ है। अब फेसबुक को जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें डेटा दिखाया जाए, अब वो जो जितने भी फेसबुक के एल्गोरिदम्स हैं, जो जिस तरह फेसबुक की एप्लीकेशन जिस तरह वो काम करती है, जो भी फंक्शनैलिटीज है, वो जो भी लॉजिक हमारे पास है, वो सब कुछ इम्प्लीमेंटेड है कहाँ पे, उस एप्लीकेशन सर्वर में उसका कोड मौजूद है। तो जब हमारी रिक्वेस्ट जाती है, पहले उस एप्लीकेशन सर्वर में उस कोड के जरिए हमारी रिक्वेस्ट को वेट किया जाता है, और उसके बाद अगर रिक्वायर्ड हो तो वो डेटाबेस पे जाके वहां से डेटा फेच करके हमें डिस्प्ले करते हैं। अदरवाइज कोई एरर वगैरह देखी या वो इवन हमें दिखाती ही नहीं है, कि मतलब जिसका एक्सेस हमारे पास ना हो, जो राइट्स हमारे पास नहीं है, वो फिर हमें नहीं दिखाते। तो वो एप्लीकेशन सर्वर ही फिर वो हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं, आपके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिक्योरिटी की एक लेयर यहाँ पे ऐड हो जाती है। थ्री टियर आर्किटेक्चर कैन एनहांस सिक्योरिटी डेटाबेस वगैरह वगैरह, ये बता दी बातें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में आज इतना ही काफी है। मैं थोड़ा सा वो बेटे के लिए मैं थोड़ा सा जो है वो मेडिसिन वगैरह लेके आता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछ लें, अदरवाइज यहीं पे आज यहीं तक वाइंड अप कर लेते हैं। नो अच्छा, सर। आप लोग की अटेंडेंस जो है आप लोग इस तरह करें कि चैट में अपने नेम्स जो है वो आप लोग टाइप करें। मैं आप लोग की अटेंडेंस वहीं से मार्क कर लूंगा। अभी आप लोग चैट में अपने नेम्स जो है वो टाइप करें। मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ, आप सारे प्लीज अपना नाम जो है वो चैट में टाइप करें।
उम्मीद है अटेंडेंस सबने लगाई होगी। बाकी इंशाल्लाह हमारी एक क्लास होगी परसों। उम्मीद है इंटरनेट का इशू नहीं होगा, जैसे आज नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी इंटरनेट का इशू नहीं होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो फिर हम परसों ले लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ पूछना, तो आप लोग जो है वो ग्रुप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, दुआ में सर याद रखिएगा। जी जी फरमाएं। सर जी फरमाएं, सुन रहा हूँ। सर वो मेरे टेक्स्ट मैसेजेस में मसला आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है नेट का, तो मेरा मैसेज नहीं जा पा रहा। तो मैं प्रेजेंट हूँ I221345। अच्छा, रिहाब रबानी, जी 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 रेहाब रबानी। ठीक हो गया। बाकी ओके, थैंक यू सो मच गाइस, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।